मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड परीक्षा के अभ्यर्थियों, आशा है आपने मेरे पहले वीडियो में, जिसमें मैंने लाइफ प्रोसेस के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को बताया था और इम्पॉर्टेंट शब्द के डिस्क्रिप्शन को बताया था, उससे आपने कुछ लाभ उठाया होगा। और आज मैं आई हूँ आपके सामने 10th क्लास के बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंस रखने वाले बायोलॉजी के सेकेंड चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को लेकर के। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत हम लोग इस प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि जो डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेज होते हैं एक लिविंग बीइंग के द्वारा, इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी वर्क होता है उसमें एक वर्क में बहुत सारे बॉडी ऑर्गेन्स जो है इन्वॉल्व होते हैं, और वो सारे बॉडी ऑर्गेन्स कैसे एक दूसरे के साथ एक तालमेल बिठा करके उस काम को पूरा करते हैं, इतनी समझ, इतना तरीका उनमें कैसे डेवलप कर पाता है, किन चीज़ों की मदद से वो ऐसा कर पाते हैं, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन की। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म manages and regulates all its life activities so that different body parts work together harmoniously। सभी बॉडी पार्ट्स एक काम करने में, जितने भी बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि अभी मैं आपके सामने बोल रही हूँ तो मैंने सोचा कि मुझे बोलना है, मेरे लिप्स हिल रहे हैं, मेरा टंग उसमें सहायता दे रहा है, मैं खड़ी होकर के बोल रही हूँ, मेरे पैर काम कर रहे हैं, मैं हाथ से एक्टिविटी शो कर रही हूँ। तो इस तरह से एक काम को करने में डिफरेंट बहुत तरह के इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। तो कैसे एक काम को ही करने में ये सारे साथ में समझदारी के साथ ग्रुप एक्टिविटी एक तरह से कहा जाए वो दिखलाते हैं। इसी को इस पार्ट में आपको जानना है, ठीक है। तो आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत क्या है। तो अभी जैसे हमने बात की, हमारे चारों ओर इन्वायरमेंट से हम लोग घिरे हुए हैं। हमारा जो एक्सटर्नल वातावरण होता है उसको हम लोग इन्वायरमेंट कहते हैं, जिसमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर्स आते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है ना। और वो वहाँ पे हमेशा कुछ न कुछ चेंजेज होते रहते हैं। उन चेंजेज को ही हम लोग स्टिमुलस के नाम से जानते हैं, जो एक्सटर्नल चेंजेज होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमारा बॉडी अलग अलग तरीके से अलग अलग समय में रिस्पॉन्स दिखाता है, ठीक है। तो नीड फॉर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में सबसे पहले है टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, यानी कि एक्सटर्नल चेंज, इन्वायरमेंटल चेंज के अकॉर्डिंग जो हमारा बॉडी रिस्पॉन्स करता है, उसका कुछ इफेक्ट दिखाता है, उसको हम लोग कहते हैं स्टिमुलाई। टू मेंटेन बैलेंस, हमारे बॉडी के अंदर जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उसके लिए हमारे बॉडी में टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर, हर एक्टिविटी के लिए एक फिक्स टेम्परेचर होना चाहिए। कितने अमाउंट में कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन होगा, कौन सा एंजाइम का सिक्रेट होगा, कैसे उसको बैलेंस किया जाए ताकि कुछ ज़्यादा ना हो जाए या कुछ कम ना रह जाए, इन सबको बैलेंस करना पड़ता है। और ये सारा बैलेंसिंग जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो सिस्टम है हमारे बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग बीइंग के बॉडी के अंदर, जो एक इसके लिए सिस्टम होता है, वो इन सारी चीज़ों पे कंट्रोल करता है, ठीक है। फॉर सर्वाइवल इन द चेंजिंग इन्वायरमेंट, रिलेटेड है कि आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बॉडी के आसपास का एनवायरनमेंट में किसी भी तरह का जो चेंज आ रहा है उसके साथ कॉप अप करने के लिए और उसके साथ सरवाइव करने के लिए जिन चीज़ों की, जिन चेंजेज की बॉडी में ज़रूरत होती है वो चेंजेज लाने का काम ये करता है। टू परफॉर्म वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस, आपने ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ रखा है। हमारा मस्कुलर सिस्टम इसमें हेल्प करता है हमारे बॉडी के डिफरेंट मूवमेंट में, और हमारे बॉडी में जो मूवमेंट शो होता है उसको मेनली हम लोग 2 टाइप्स में बांटते हैं, वॉलेंट्री एक्शंस और इनवॉलेंट्री एक्शंस। वॉलेंट्री एक्शंस जो कि हमारी इच्छा के अधीन होता है, जिसको कि हम सोच करके करते हैं। अभी मेरा बोलने का मन है तो ही मैं बोलूँगी, अगर मेरा लिखने का मन करेगा तो ही मैं लिखूँगी। लेकिन कुछ एक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं जो हमारी इच्छा के अधीन नहीं होते हैं, जैसे कि सांस लेना,
ठीक है। भले ही थोड़ी देर के लिए हम लोग रोक लें, लेकिन हम लोग कंटिन्यूसली नहीं रोक सकते। हार्ट बीट करता है, इसको हम लोग कंट्रोल नहीं करते। फूड का डाइजेशन हो रहा है, जो कि लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत हमने पढ़ा। ये सारे जो इंटरनल एक्टिविटीज होते हैं वो ही आपको इनवॉलंटरी एक्शंस के अंतर्गत आते हैं, जो कि आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहे हैं। तो इन सारे को करने में जो एक तरीके की ज़रूरत होती है, कंट्रोलिंग की ज़रूरत है, किस ऑर्गन को कितना इसमें इन्वॉल्व होना है, कौन सा काम करना है, ये सारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन निश्चित करता है और उसको कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। इन एनिमल्स, अब ये कंट्रोल कैसे होता है, तो इन एनिमल्स स्पेशली इन ह्यूमन बींग्स की है हम लोग इस चैप्टर में बात करते हैं। तो ह्यूमन बींग में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए दो सिस्टम काम करते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा नर्वस सिस्टम, जिसके अंतर्गत हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, ठीक है। और दूसरा है हार्मोनल सिस्टम, जिसमें ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स आते हैं। अब ये हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स आर सम केमिकल सब्सटेंसेज जो कि हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में बनते हैं फॉर डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज, ठीक है। जबकि प्लांट के केस में ये सिर्फ हार्मोन यानी कि केमिकल सब्सटेंस पे ही डिपेंड करता है, वहाँ कोई भी नर्वस सिस्टम काम नहीं करता है, ठीक है। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं इसके आगे। नेक्स्ट आते हैं द नीड फॉर द सिस्टम। अब इस सिस्टम की क्यों ज़रूरत है? लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट डिटेक्ट चेंजेज इन देयर इन्वायरमेंट, दैट इज नोन एज स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या है? चेंजेज इन आवर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है, एंड रिस्पॉन्स टू देम टू सर्वाइव। और उसके प्रति वो एक प्रतिक्रिया को करता है, ठीक, हर एक चेंज के प्रति, और वो जरूरी है। अब जैसे मान लीजिए आपको चींटी ने काटा, मच्छर ने काटा, तो ऑटोमेटिक जो है हमारा हाथ अपने आप को पीछे खींचेगा। या सामने बहुत ही आसान और बार बार आपके चैप्टर में दिया हुआ है कि अगर हॉट पैन को हमारे हाथ के द्वारा टच किया जाता है, एक बच्चा मान लीजिए गलती से ही टच कर ले या बड़े से ही टच हो जाता है, तो इमीडिएटली हम लोग सोचते नहीं हैं, तुरंत हमारा हाथ बैक की ओर खिंच जाता है। तो ये प्रतिक्रिया होना बहुत ही ज़रूरी है, और यही चेंज जो है वो स्टिमुलस है, और ये जो प्रतिक्रिया है हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती है, ठीक है। तो स्टिमुलाई फैक्टर्स लाइक लाइट, हीट, साउंड, स्मेल, टेस्ट, टच एंड ग्रेविटी, दीज आर एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एक्सटर्नल चेंजेस। इनकी क्वालिटी में जो डिफरेंस होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा बॉडी रिएक्ट करता है। और कोऑर्डिनेशन क्या है? द ऑर्गेनाइज्ड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स। डिफरेंट कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, अभी बार बार जो बात हो रही है कि किसी भी एक्टिविटी के लिए ढेर सारे बॉडी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं एक साथ, तब जाके ये एक ग्रुप वर्क, टीम वर्क है, और सबको समान रूप से उसमें भाग लेना पड़ता है, तब जा करके एक काम कंप्लीट होता है। तो यही कोऑर्डिनेशन कहलाता है कि तरीके से किसको कितना काम करना है ये डिसाइडेड होता है। कंपेरिजन ऑफ द सिस्टम, नर्वस सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि आपको ह्यूमन बॉडी में दोनों ही सिस्टम इक्वली रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए, ठीक है। सिग्नल टाइप, इसमें क्या होता है? नर्वस सिस्टम में इलेक्ट्रिक इम्पल्स के द्वारा मैसेजेज का ट्रांसफ़र जो होता है, मैसेज जो बॉडी रिसीव करता है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के द्वारा के रूप में रिसीव करता है, जबकि यहाँ पे ये केमिकल्स हैं जो कि हमारे बॉडी पार्ट्स के द्वारा सिक्रीट होते हैं। ट्रांसमिशन, तो इसका ट्रांसमिशन जो है वो नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स क्या होता है आपने इसके बारे में भी क्लास 9th में पढ़ रखा है। हमारे बॉडी में जो लॉन्गेस्ट सेल होता है उसको न्यूरॉन कहते हैं, और न्यूरॉन जो होता है वो नर्वस सिस्टम का यूनिट सेल होता है, मतलब कि नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स के मिलने से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो इसमें न्यूरॉन्स के द्वारा ही मैसेजेस इलेक्ट्रिक फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रहे हैं और वाया ब्लड स्ट्रीम। लेकिन हार्मोन जो है वो बन रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड में, और वो जो है ब्लड के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, जहाँ मतलब बन कहीं और रहे हैं, उनको जाना कहीं और है, एक्शन कहीं और दिखाना है, तो वहाँ तक वो कैसे पहुँचेंगे? तो वो ब्लड के थ्रू, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पहुँचते हैं। स्पीड वेरी फास्ट, नर्वस सिस्टम से जो हो रहा है काम उसमें स्पीड बहुत तेज होता है, लेकिन हार्मोनल सिस्टम या हार्मोन के कारण जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है उसका में टाइम लगता है, ये कंपेरेटिवली स्लो होता है। ड्यूरेशन शॉर्ट लिव्ड और लॉन्ग लास्टिंग, वो
काम धीरे धीरे करता है पर उसका इफेक्ट लंबे समय तक रहता है। लेकिन यहाँ नर्वस सिस्टम के द्वारा जो इफेक्ट दिखता है वो उसका जो है वो थोड़ी देर के लिए उसका असर रहता है। कनेक्टेड सेल ऑनली, और ये जो है जहाँ भी ब्लड जाएगा वहाँ पे वो हार्मोन पहुँच रहा है और जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ पे वो फंक्शन करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स। स्टिमुलस एनी चेंज इन एनवायरनमेंट दैट कॉजेज अ रिएक्शन। ये वर्ड आपको बार बार रिपीट इसीलिए हो रहा है क्योंकि इस चैप्टर के लिए ये वर्ड इम्पॉर्टेंस रखता है और ये एक लाइन का डेफिनेशन आपको जरूर से याद रहना चाहिए। ठीक है, रिस्पॉन्स जो कि हमारा बॉडी शो कर रहा है या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी जो चेंजेज के प्रति अपनी प्रतिक्रिया शो कर रहा है उसको हम लोग रिस्पॉन्स कहेंगे। इस मिनिमम शब्द के डेफिनेशन को जरूर आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे कि एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है कि जब हम लोगों की आँखों पर रोशनी पड़ती है, अचानक से तेज रोशनी पड़ती है तो हमारी आँखें जो है ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। ठीक है ना, तो ये आपको इजी सा एक एग्जाम्पल है रिस्पॉन्स और स्टिमुलाई का। स्टिमुलाई क्या हुआ, वो जो लाइट पड़ रहा है, और रिस्पॉन्स जो आँख सिकुड़ गया, पलक बंद हो गई, वो आपका रिस्पॉन्स हुआ आपकी बॉडी का। रिसेप्टर जो कि रिसीव कर रहा है ये मैसेज को, इन्वायरमेंटल चेंज के मैसेज को जो मसल रिसीव कर रहा है, जो न्यूरॉन का सेल रिसीव कर रहा है उनको हम लोग रिसेप्टर कहेंगे। और इफेक्टर जो मसल उस मैसेज के अकॉर्डिंग काम कर रहा है उसको हम लोग इफेक्टर कहेंगे। मतलब जहाँ इफेक्ट हुआ वो इफेक्टर, जो रिसीव कर रहा है वो रिसेप्टर। ठीक है, यहाँ पे एक कॉमन चार्ट आपको दिया हुआ है, इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। ये आपके बुक में भी दिया हुआ है बार बार, लेकिन यहाँ पे एक इजी डायग्राम आपको दिया हुआ है। देखिए स्टिमुलस, यहाँ पे एप्पल, एक फल रखा हुआ है जिसको हमारी आई ने देखा, डिटेक्ट किया कि यहाँ पे रखा हुआ है, अब मुझे मतलब भूख लग रही है तो मुझे खाना है, ऐसी फीलिंग आई, ऐसी थिंकिंग आई हमारे। और ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ ही ये यहाँ पे रिसेप्टर, मतलब मेरे हाथ से ऑटोमेटिक, आँख से हमने देखा और हाथ बढ़ाया, हमने सेब उठाया खाने के लिए। ठीक है, तो ये जो कनेक्शन है, ये हमारा हाथ जो हुआ वहाँ इफेक्टर हुआ, इफेक्टर मसल्स वहाँ काम किए, और यहाँ पे रिसेप्टर, आँख के पास हमारा रिसेप्टर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम पे। ह्यूमन नर्वस सिस्टम डिटेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स, प्रोसेसेज इट एंड डिसाइड द एक्शन। ठीक है, रिसेप्टर में उसको मैसेज को कैच करता है रिसेप्टर, और उसके हिसाब से वो उसका प्रोसेस करता है कि हमें क्या करना चाहिए, ये बॉडी सेल को बताया जाता है, और उस हिसाब से इफेक्टर जो है एक्शन शो करता है। तो इसी के बारे में डिटेल यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। अब यहाँ पे है डिफरेंट रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो आपने बचपन में ही पढ़ रखा है कि वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, दीज आर द 5 सेंस ऑर्गन। एक्चुअली व्हाई दे आर नोन एज सेंस ऑर्गन, बिकॉज दे कैन डिटेक्ट द इन्वायरमेंटल चेंज। ठीक है ना, और इसका मतलब क्या है कि इनमें ही ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब हमारी आइज में लाइट के प्रति जो रिसेप्टर्स होते हैं वो लाइट के प्रति अपना इफेक्ट शो करते हैं, ईयर में साउंड के प्रति, नोज से हम लोग स्मेल करते हैं, टंग से टेस्ट लेते हैं, और स्किन हमें हीट और कोल्ड का अनुभव कराता है। और इसमें जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं इसी के अनुसार होते हैं। लाइट वाला फोटो रिसेप्टर, फोटो सिनोनिम है आपको लाइट का, साउंड का सिनोनिम होता है फोनो। ठीक है, तो इसलिए फोनो रिसेप्टर, स्मेल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, टेस्ट गस्टेटरी रिसेप्टर, और स्किन में हमारे रहता है थर्मो रिसेप्टर। ठीक है, ये वर्ड्स आपको याद रहने चाहिए इजी शब्दों में। 5 सेंस ऑर्गन है और उसी तरह से उनके 5 रिसेप्टर्स होते हैं। वहाँ पे स्पेशल न्यूरॉन्स होते हैं जो रिसीव कर रहे हैं चेंजेस को, स्टिमुलस को। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है न्यूरॉन, और रिसेप्टर ने रिसीव कर लिया मैसेज, अब कैसे उसके आगे का कार्यक्रम होगा वो हम लोग देखते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, न्यूरॉन जो होते हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम का यूनिट सेल होता है, अभी पहले भी मैंने बताया, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा है, और लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी होता है। ठीक है, इसका मेन होता है 3 पार्ट, डेंड्राइट, सेल बॉडी या मेन बॉडी, और एक एक्सॉन।
ठीक है, ये 3 वर्ड आपको याद रखने हैं, डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन। डेंड्राइट जो होता है वो ऊपर का छोटा छोटा उसमें स्पाइक्स जैसा आपको निकला हुआ रहता है। आप ड्राइंग जब देखेंगे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आप इस ड्राइंग को देखिए, ये जो स्ट्रक्चर छोटा 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 झाड़ीनुमा या कटेदार जैसे समझिए वो निकले हुए हैं, वो आपको डेंड्राइट कहलाते हैं। और ये जो मेन है सेंटर में, ये सेल बॉडी है। सेल बॉडी में ही न्यूक्लियस या सेल के जो डिफरेंट साइटोप्लाज्म, साथ ही जो डिफरेंट ऑर्गेनेली होते हैं जो सेल के लिए ज़रूरी होते हैं, वो सारा आपको सेल बॉडी में उपस्थित होता है। और एक तरह से यही समझिए कि डेंड्राइट का ही एक फॉर्म होता है, एक पार्ट होता है जो काफ़ी लंबा हो जाता है, ठीक है ना, और जिसको हम लोग एक्सॉन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और एक्सॉन का जो अंत होता है और यही रिस्पॉन्सिबल होता है, डेंड्राइट जो है मैसेज को रिसीव करने का काम करता है, ठीक है। सेल बॉडी से पास होता है मैसेज इलेक्ट्रिक फॉर्म में और एक्सॉन के थ्रू नेक्स्ट न्यूरॉन में जाता है। कैसे? एक से दूसरा कनेक्टेड, ऐसे एक के पीछे एक है तब तो कनेक्शन पास होगा ना। तो एक्सॉन के थ्रू वो नेक्स्ट न्यूरॉन में जाता है और एक्सॉन जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वो उसका नर्व एंडिंग कहलाता है और वहाँ पे थोड़ा स्वेलिंग लाइक नोड्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। आप ड्राइंग को ध्यान से देखें। कुछ एक्सॉन जो होते हैं, कुछ जो न्यूरॉन होते हैं उसके एक्सॉन पे एक एक्स्ट्रा कवरिंग पाया जाता है जिसको कि हम लोग माइलिन शीथ के नाम से जानते हैं। और माइलिन शीथ से कवर्ड जो एक्सॉन होते हैं, विच न्यूरॉन्स हैव माइलिनेटेड एक्सॉन, तो वहाँ पे आपको मैसेज जो है थोड़ा क्विकली ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे और यही डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है आपको। माइलिन शीथ इंसुलेटिंग फैट लेयर दैट स्पीड ट्रांसमिशन, फैट का लेयर होता है वो, और जो सभी में नहीं होता है लेकिन अधिकतर में होता है और उसके कारण जो है ट्रांसमिशन, मैसेज का ट्रांसफ़र थोड़ा क्विकली हो पाता है, ठीक है। नर्व एंडिंग हो गया। उसके बाद आपको ये पाथवे है जिसको आपको याद रखना है। मैसेज सबसे पहले डेंड्राइट रिसीव कर रहा है, उसके बाद सेल बॉडी और तब एक्सॉन से होके पास हो रहा है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इससे रिलेटेड, साइनेप्स। 2 न्यूरॉन्स के बीच में थोड़ा सा गैप जैसा पाया जाता है, वो दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए नहीं रहते हैं। तो एक वैक्यूम टाइप का, जैसे कि 2 रेल के डिब्बे आपस में बिल्कुल नहीं जुड़े हुए होते हैं ना, लगभग उसी तरह का सिचुएशन है मान करके चलिए। तो 2 न्यूरॉन्स जो होते हैं वो कंप्लीटली एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं रहते हैं, ठीक है। एक का नर्व एंडिंग और दूसरे का डेंड्राइट, ये एक दूसरे के आसपास जाते जाता है लाइन से, और वो दोनों आपस में बिल्कुल जुड़े हुए नहीं हैं, उनके बीच में थोड़ा सा गैप पाया जाता है जिसको कि साइनेप्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और जो इलेक्ट्रिक फॉर्म में मैसेज ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक्सॉन में, नर्व एंडिंग के पास जाकर के वो उसके बाद जब बाहर निकलते हैं तो वो कुछ केमिकल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं जिनको कि हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये केमिकल्स के रूप में उस गैप में वो मैसेजेज न्यूरोट्रांसमीटर और केमिकल्स के रूप में पाए जाते हैं और फिर जब इंटर करते हैं नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट में, देन दे कन्वर्ट अगेन इनटू इलेक्ट्रिक इम्पल्सेज, इलेक्ट्रिक फॉर्म में फिर से कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसी को आपको बताया हुआ है, ड्राइंग क्लियर कट है, इस ड्राइंग को आपको याद रखना है। साइनेप्स इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपने रिफ्लेक्स एक्शन वर्सेस वॉलेंट्री एक्शन। अभी स्टार्ट में हमने पढ़ा 2 एक्शन, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। तो वॉलेंट्री हो गया जो हमारी इच्छा के अनुसार हो रहा है और इनवॉलेंट्री हो गया जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है, ठीक है, बॉडी ऑटोमेटिक कर रही है। अब यहाँ पे आ जा रहा है रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉलेंट्री। रिफ्लेक्स का क्या मतलब होता है? सिंपल मीनिंग पे हमेशा कंसंट्रेट कीजिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो मतलब मीनिंग अगर आपको समझ में आ रहा है तो यू कैन ईजिली डिफाइन एनी वर्ड और कैन गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी वर्ड। और दूसरा हम हमेशा फोकस करेंगे कि आप ड्राइंग पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ड्राइंग अगर लेबलिंग के साथ आपको दिमाग में आपके आ जाता है तो आप उसके सारे क्वेश्चन आंसर को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। रिफ्लेक्स का मतलब ही होता है कि कोई काम हो रहा है और उसके अपोजिशन में जो काम हो रहा है, अपोजिट जो
हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्रिया और प्रतिक्रिया, ठीक है ना। कोई काम हो रहा, एक चांटा लगा तो गाल अपने आप पीछे की ओर हटा, ठीक है ना। धूप पड़ी, आंख बंद हुई, ये सब हम लोग सोच के नहीं कर रहे हैं, ऑटोमेटिक हो रहा है, ठीक है ना। अगर मच्छर ने काटा, हाथ पीछे की ओर हमने खींचा, ठीक है। चींटी काटा, कहीं कांटा चुभा, ऐसे छोटी छोटी घटनाएं हमारे जीवन में होती रहती हैं और उस समय सडनली हमारा बॉडी पार्ट जहाँ पे वो काम हो रहा है, जहाँ पे वो प्रॉब्लम आया, वहाँ से हम लोग तुरंत हटने। अगर फर्श गर्म है तो वहाँ पे अगर हमारा पैर जाता है तो हम ऑटोमेटिकली उछलने लगते हैं, एक तरह से कहिए, और वहाँ से साइड होने लगते हैं ना। तो ये ही है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन की खासियत क्या है? वॉलेंट्री एक्शन क्या है कि हमारी इच्छा से हो रहा है, हमारा मन है तो अभी लिखेंगे, नहीं मन है तो नहीं लिखेंगे, वो वॉलेंट्री एक्शन है। हमारा मन है फोन अभी हम किताब खोलें, अभी हम बोलें तो ही हम बोलेंगे, ये वॉलेंट्री एक्शन है, ठीक है ना। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन क्या है कि जिसमें कि हमारा बॉडी खुद समझ जाता है कि अभी हमको यहाँ पे नहीं रहना है, वो बॉडी पार्ट्स खुद से मतलब वहाँ से हटने की कोशिश करता है या हट जाता है, ठीक है ना। और इसकी खासियत ये होती है कि इसमें स्पाइनल कॉर्ड सिर्फ इन्वॉल्व होता है, हमारा ब्रेन नहीं इन्वॉल्व होता है उस समय। और ये बहुत ही क्विक एक्शन होता है, कंपेरेटिवली बहुत ही क्विक एक्शन होता है, क्योंकि ब्रेन इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि इतना टाइम बॉडी पार्ट्स के पास नहीं होता है। अगर वो ब्रेन तक मैसेज जाएगा, फिर रिस्पॉन्स होगा, तो हाथ हमारा जल जाएगा तब तक में, ठीक है। अगर गर्म पे है तो हाथ में हमारा जल जाएगा, मच्छर काट रहा है, हमने हाथ नहीं हटाया तो और मच्छर और ज़्यादा ब्लड सक कर लेगा, तो इसलिए वो बिना सोचे समझे होता है, ठीक है। सडन अनकॉन्शियस इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड, इसको ध्यान से रखेंगे। और ये रिफ्लेक्स आर्क है, आर्क मतलब वो कैसे गुजरता है, तो सबसे पहले रिसेप्टर रिसीव कर रहा है, उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन को पास कर रहा है, उसके बाद रिले न्यूरॉन बीच में आता है जो स्पाइनल कॉर्ड के पास होता है, फिर देन इट कम्स द मोटर न्यूरॉन और इफेक्टर जो कि मसल है, बॉडी पार्ट्स का मसल है। ये आपको रिफ्लेक्स आर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर के साथ आपको एग्जाम में याद रहना चाहिए। मोस्टली ये लेबलिंग के लिए आता है, तो इसलिए इसको खूब अच्छे से इसका पाथवे आपको याद रखना है और ड्राइंग विथ लेबलिंग आपको याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं। अच्छा, एक पॉइंट ये भी है कि ऐसा नहीं है कि रिफ्लेक्स एक्शन ठीक है कंट्रोल तो करता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन मेमोरी के लिए ब्रेन ऑल्सो रिसीव दैट मैसेज एंड आफ्टर रिसीविंग दैट मैसेज जो है ना, वो उसको फिक्स करके रख लेता है, उसको याद रखने के लिए, वो मेमोरी के लिए वो रख लेता है अपने पास, ताकि जब अब एक छोटा बच्चा अगर वो एक बार उसका चक्कू से हाथ कट गया या गर्म चीज़ उसने छू ली, तो अगली बार वो फिर नहीं छूता है। कैसे नहीं छूता है? क्योंकि ब्रेन को पता है, ब्रेन के पास वो मैसेज फिक्स्ड है, सेव है कि भाई अगर हम इसको दोबारा छुएंगे तो फिर से ये मुझे गर्म लगेगा या मेरा हाथ कटेगा, ये उसके पास वो फिक्स हो जाता है, सेव हो जाता है ब्रेन के पास, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ह्यूमन ब्रेन पे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, ये तो आप समझ ही रहे हैं। तो ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो जैसे कि हम लोग साधारण जीवन में जो हमारी कीमती चीज़ें होती हैं उनको हम लोग कहाँ रखते हैं? उनको हम लोग सेफ रखते हैं ना, लॉकर में रखते हैं, अच्छे से ताला वाला बंद करके रखते हैं, थोड़ा अच्छे से कवर्ड करके रखते हैं। तो नेचर, ये सब हमने कहाँ से सीखा? तो अगर गौर कीजिए तो हम लोगों ने ये सारी बातें सीखी हैं नेचर से कहीं ना कहीं। हमारा बॉडी तो अनमोल है, भले ही हम लोगों को दिखता हो कि सोना चांदी हीरा ये सब अनमोल होता है, लेकिन एक्चुअली हमारा बॉडी बहुत ही अनमोल चीज़ है, ठीक है ना। और उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो बहुत ही अनमोल हैं, एक एक पार्ट बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। और नेचर को ये बात पता है, इसीलिए जितने भी स्पेसिफिक और इस तरह के ऑर्गन है उसको उसने बहुत ही संभाल के रखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसीलिए डिफरेंट कवरिंग के अंदर उसने हमारे बॉडी में डिफरेंट महत्वपूर्ण पार्ट्स को रखा हुआ है। तो सबसे पहला उसका प्रोटेक्शन के लिए है क्रेनियम, आउटर कवरिंग, इट इज ऑल्सो नोन एज स्कल। उसके बाद है मैनिंग्स, ये जो है 3 मेम्ब्रेन का लेयर होता है, मतलब
तिहरा लेयर होता है, 3 लेयर्स उसमें पाए जाते हैं, और उस 3 लेयर्स के बीच में जो स्पेस होता है दैट इज फिल्ड विथ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है ना, नाम याद रखिएगा स्पेलिंग के साथ। सेरिब्रो सेरिब्रल से, ब्रेन से रिलेटेड है, स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड, एंड फ्लूइड लिक्विड। ठीक है, और ये क्या करता है, ये वर्क एज शॉक एब्जॉर्बर। कहीं भी कुछ झटका लगा तो वो सीधे ब्रेन डैमेज ना हो, उसके लिए वो पहले उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट पार्ट्स पे आते हैं। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स, फोर, मिड और हिंड। नाम, फोर सबसे सामने वाला, मिडिल में, और हिंड जो कि पीछे है। ठीक है, फोर ब्रेन को ही हम लोग सेरिब्रम के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, सामने का हिस्सा है और सबसे लार्जेस्ट है, और इट इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस पार्ट इज थिंकिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, वॉलंटरी एक्शन, सेंसरी इंटरप्रिटेशन। ये सारा काम जो है ये रिलेटेड होता है आपको सेरिब्रम से। ठीक है, हम लोग जितनी चीज़ें को सोचते हैं, याद रखते हैं, करते हैं, ये सारा रीजनिंग, ये सारा चीज़, तो इन जनरल अगर किसी बच्चे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, बहुत जगह आलस भी एक फैक्टर होता है, लेकिन कुछ जगहों पे अगर गौर किया जाए, हम लोग जब पढ़ाते हैं तो हम लोग समझते हैं बच्चों की भीड़ को देख करके कि कुछ बच्चे होते हैं जिनमें कि ये सब थोड़ा सा कम डेवलप होता है, और उनमें एक्चुअली उनमें बेसिक प्रॉब्लम होता है जिसके कारण वो इतना नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, उसके बाद मिड ब्रेन आता है जो मिडिल में रहेगा, मतलब हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन को जो जोड़ने वाला होगा। ये थोड़ा स्मॉल पोर्शन होता है, छोटा पोर्शन होता है, और इसका मेन काम होता है विजुअल और ऑडिटरी रिफ्लेक्स को कंट्रोल करना। विजुअल मतलब आई से रिलेटेड, और ऑडिटरी मतलब हमारे ईयर से रिलेटेड है। जो भी रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं उनको ये कंट्रोल करने का काम करता है मेनली। बाकी तो आपके बुक में 2-4 और काम लिखे हैं, लेकिन एक एक 2-2 मेन फंक्शन आपको याद रहने जरूरी हैं। ठीक है, तो ये इस वीडियो के दौरान मैं इसीलिए सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर के आई हूँ, ताकि अब एग्ज़ाम आपके नज़दीक है, तो जिन्होंने अभी तक बहुत कम पढ़ रखा है एटलीस्ट इतना ज़रूर पढ़ लें, ताकि इतना, क्योंकि साइंस में आपको बहुत लेंदी क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, आपको 1-2 पॉइंट्स में ही उसको समझाना है। तो बेसिक चीज़ अगर आपके दिमाग में रहेगा ना, देन यू कैन राइट इजीली द आंसर्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका और लास्ट पार्ट है हमारा हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में ये 3 पार्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, सेरिबेलम, यहाँ पे सेरिब्रम है, ये सेरिबेलम है, दैट इज द डिफरेंस, याद रखने की बात है। सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला। सेरिबेलम का काम है हमारा बैलेंस और पोस्चर। अब जैसे हम लोग खड़े हुए, ठीक है, तो खड़े होते समय एक बैलेंसिंग चाहिए हमारी बॉडी को, हम ऐसे झुके ना रहें, टेढ़े ना रहें, बैलेंस में खड़े रहें। तो इसको साइकिलिंग हम लोग करते हैं या गाड़ी चलाते हैं, कुछ भी इस तरह का काम करते हैं, तो हमारा पोस्चर क्या होना चाहिए, इसको बैलेंस करने का काम हमारे बॉडी को सेरिबेलम करता है। ठीक है, पोन्स जो होता है वो ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल करता है, और मेडुला ऑब्लोंगाटा हमारे हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, वॉमिटिंग टेंडेंसी, इन सबको, मतलब कि इनवॉलंटरी एक्शंस को, अगर साधारण ऐसे डायरेक्ट में बोले तो ये इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, ये आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर का ड्राइंग है, इजी ड्राइंग है। आपको लेवलिंग करने आएगा, बनाने के लिए बिल्कुल नहीं आएगा, तो बनाने का टेंशन नहीं लेना है, लेकिन कहाँ कौन सा पार्ट है वो आप दिमाग में कर लेंगे इजी से, क्योंकि लेवलिंग के लिए आएगा। ठीक है ना, आ सकता है, मतलब इतने सारे ड्राइंग्स में से 1-2 ही आएंगे, लेकिन आपको ये दिमाग में रहना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अब ये एनिमल्स की बात हो गई। एनिमल्स में मेनली मतलब ह्यूमन बीइंग की बात हो गई। तो ह्यूमन बीइंग में आपने क्या किया, स्टिमुला, स्टिमुलस, रिसेप्टर, फिर आपको इफेक्टर, वो सब वर्ड्स आपको टर्म्स याद रखने हैं। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, देन डेंड्राइट, साइनेप्स उससे रिलेटेड हैं, आपको उसको याद रखना है। देन ह्यूमन ब्रेन,
ब्रेन के 3 पार्ट, तीनों पार्ट का नाम, ये सब आपको याद रखना, उनका एक एक फंक्शन, एक एक 2-2 फंक्शन आपको याद रहने चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट अपने टॉपिक पे आते हैं, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। इन स्टार्ट हम लोगों ने पहले ही बात कर ली कि इनमें कोई भी नर्वस सिस्टम जैसी बात है नहीं, ये सिर्फ हार्मोन के द्वारा इनमें कंट्रोल होता है। कंट्रोल जो है वो आपको मूवमेंट से शो होता है। इसमें मूवमेंट मतलब कि एक गति है। हम लोग कैसे जानते हैं कि प्लांट भी लिविंग बीइंग है? क्योंकि ये भी कोई न किसी तरह का इंटरनल मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है ना। और उसी से हम लोग जानते हैं कि प्लांट आर ऑल्सो लिविंग बीइंग। ये जो है मेनली 2 तरह के मूवमेंट को शो करते हैं, नाम से जानते हैं, नास्टिक मूवमेंट, और दूसरा आपको होता है ट्रॉपिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट जो होता है इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, मतलब कि इनके इस मूवमेंट की जो दिशा होती है वो स्टिमुलस पे आधारित नहीं होती है। मूवमेंट हो रहा है लेकिन इसका स्टिमुलस से अफेक्टेड ये नहीं होता है। जबकि डायरेक्शनल और ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, जिसमें कि स्टिमुलस के अकॉर्डिंग वो उसको या तो आइदर पॉजिटिवली और निगेटिवली वो उससे अफेक्टेड होता है, ठीक है। नास्टिक मूवमेंट, इसीलिए आपको यहाँ पे 3 पॉइंट्स में इसका डिटेल दिया गया है। नॉट डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस कॉज्ड बाय चेंज इन प्रेशर, मतलब कि वाटर का लेवल, वाटर का प्रेशर, टर्जिडिटी कितनी है प्लांट के सेल्स में, उसके अकॉर्डिंग इसमें ये मूवमेंट होता है। और आसान सा एग्जाम्पल है आपको माइमोसा प्यूडिका का लीफ फोल्डिंग, जिसको कि हम लोग साधारण भाषा में छुई मुई का प्लांट भी कहते हैं, ठीक है ना, कि उसके लीफ के टिप को हम लोग छूते हैं तो ऑटोमेटिकली पूरी लीफ जो है होती है वो बंद हो जाती है, ठीक है। और ये टर्जिडिटी के डिफरेंस के कारण ऐसा होता है, ठीक है। अगर सेल में पानी भरा हुआ है तो लीफ ओपन है, और पानी जैसे ही उससे श्रिंक कर जाता है तो लीफ क्लोज हो जाता है। ट्रॉपिक मूवमेंट में अलग अलग स्टिमुलस हो सकते हैं। लाइट के कारण जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है उसको हम लोग फोटोट्रॉपिज्म के नाम से जानते हैं। ग्रेविटी के कारण जो होता है उसको हम लोग जियोट्रॉपिज्म के नाम से जानते हैं। वाटर के कारण होता है हाइड्रोट्रॉपिज्म, और केमिकल्स के कारण होता है उसको कीमोट्रॉपिज्म के नाम से जानते हैं। और ऑल दीज मूवमेंट्स कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। अब क्या डिफरेंस है पॉजिटिव और निगेटिव में? अगर स्टिमुलस की डायरेक्शन में हो रहा है मूवमेंट तो उसको हम लोग पॉजिटिव कहेंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है स्टिमुलस के, मतलब लाइट जिधर आ रही है अगर उधर ग्रोथ हो रहा है तो वो पॉजिटिव हुआ, अगर लाइट के अपोजिट ग्रोथ हो रहा है तो वो निगेटिव हुआ। तो इसी तरह से ये सारे इसका पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। यहाँ आपको ड्राइंग के साथ इस चीज़ को समझाया गया है, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देख लेंगे। ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड एट द सूट टिप, फोटोट्रॉपिज्म में क्या होता है कि जहाँ पे सूट टिप है वहाँ पे ऑक्सीजन, सूट टिप पे क्या होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच कैन डिवाइड कंटिन्यूअसली और रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट पार्ट्स। तो प्लांट के पार्ट्स में वहाँ पे ऑक्सीजन हार्मोन का नाम है जो आगे हम लोग देखेंगे, और वो हार्मोन ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट होता है ताकि सेल अधिक मात्रा में डिवाइड हो और वो ग्रोथ इजीली कर सके। और अगर लाइट का कंडीशन किधर है, लाइट का साइड किधर है, प्रोडक्शन होता है और बेंड कर जाता है, आपको स्टेम उस दिशा में बेंड कर जाता है। लाइट फ्रॉम वन साइड, ऑक्सीजन शिफ्टेड टू द सैडी साइड ग्रोज मोर और सूट बेंड्स टुवर्ड्स द लाइट। ठीक है, आपको ड्राइंग के साथ इसको समझाया हुआ है, मिनिमम शब्दों में। इसको 2 बार आप लोग फिर से ध्यान से पढ़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं हार्मोन्स इन एनिमल्स। एनिमल यानी कि ह्यूमन बीइंग की ही हम लोग बात कर रहे हैं, चैप्टर में आपको उसी के बारे में मेनली पढ़ना है। तो हार्मोन क्या थे? केमिकल मैसेंजर, केमिकल्स हैं विच आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड। ग्लैंड्स आर 2 टाइप्स, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। ठीक है ना, तो ये एंडोक्राइन से सिक्रेटेड होते हैं और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड हैं। पिट्यूटरी, इनके से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, वो मेनली क्या फंक्शन करते हैं, और अगर वो अधिक मात्रा में
सिक्रीट हो रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, और कम मात्रा में सिक्रीट होंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उनका मतलब इफ़ेक्ट क्या जाएगा, ये सारा आपको इस चार्ट में मिनिमम शब्दों में है। इसको 2 बार आप लोग जरूर पढ़ेंगे, इतना जरूर याद करेंगे, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज सिचुएटेड इन आवर ब्रेन, और यहाँ से सिक्रीट होता है आपको ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ यानी कि बढ़ना, ठीक है ना, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एंड अगर ये एक्सेस मात्रा में सिक्रेटेड देन द प्रॉब्लम इज नोन एज जिजान्टिज्म, मतलब कि उसमें बहुत ज़्यादा जो लंबाई किसी किसी की आपने देखी होगी कि कोई कोई व्यक्ति ना अचानक से बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा लंबाई अगर हो रहा है ना, एवरेज से अधिक, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेस, तो वो इसका मतलब है कि उनमें ग्रोथ हार्मोन बहुत अधिक मात्रा में सिक्रीट हो चुका है, ठीक है ना। और अगर कोई छोटा रह जाता है, ज़्यादा मतलब एवरेज से बहुत कम, बौना जिसको बोलते हैं वैसा रह जाए, तो वो ड्वार्फिज्म के नाम से जाना जाता है। और ये आपको ग्रोथ हार्मोन अगर कम मात्रा में सिक्रीट हो रहा है तो ऐसे प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट है आपको थायराइड ग्लैंड से आपको थायरोक्सिन नामक हार्मोन सिक्रेट होता है। ये थायराइड ग्लैंड आपको नेक के पास पाया जाता है और इसका काम है मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। मेटाबॉलिज्म यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सबका जो पचना होता है, उससे एनर्जी का लिबरेशन होता है, इन सारे चीज़ों को ये कंट्रोल करने का काम करता है। और अगर ये इसकी वजह से, इनके कमी की वजह से आपको ग्वाइटर रोग हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है उसका पोजीशन हमारा होता है किडनी के ऊपर, ये सिचुएटेड होता है। ये एड्रेनलिन हार्मोन को सिक्रीट करने का काम करता है और इसको हम लोग फ्लाइट और फाइट हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। क्यों फ्लाइट एंड फाइट? तो फ्लाइट मतलब हम लोग मतलब एरोप्लेन मोड समझते हैं ना, उड़ जाना, ठीक है। और फाइट मतलब सामना करना, ठीक है ना। तो कोई अचानक से जब प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, कुत्ता आपको दौड़ाने लग जाए, ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम अचानक से जब आ जाता है तो हम लोग ऐसे मोड में चले जाते हैं, या तो हम वहाँ से भागेंगे क्विकली या हम उसका सामना करेंगे। ऐसे दोनों ही सिचुएशन में जनरली क्या होता है, हमारी हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है, हमें पसीना आने लगता है, ठीक है ना, क्योंकि अंदर ही अंदर हम लोग नर्वस तो होने ही लगते हैं, ठीक है ना। सामना करना एक अलग चीज़ है, लेकिन अंदर अंदर थोड़ी घबराहट तो होती है। तो ये सब नॉर्मल बॉडी रिस्पॉन्स होता है जिसको कंट्रोल करने का काम एड्रेनलिन करता है कि भाई ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कंट्रोल में सारा काम होना चाहिए। नेक्स्ट है आपको पेनक्रियाज, जो इंसुलिन को हार्मोन को सिक्रीट करता है। पेनक्रियाज का पोजीशन आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने लिवर के पास पढ़ा पेनक्रियाज, और इससे इंसुलिन नामक हार्मोन सिक्रीट होता है और जिसका काम है शुगर के लेवल को हमारे बॉडी में कंट्रोल करना, ठीक है ना। तो इसी के कारण जो है इसकी अगर डिफिशियंसी यानी कि कमी हो जाती है तभी डायबिटीज होता है हमारा। अब हम लोग जनरली ऐसे सोचते हैं ना कि सिर्फ चीनी खाने से ऐसा होता है, ऐसी बात नहीं है। अगर साइंटिफिकली समझिए इसको तो आपका बॉडी कहीं ना कहीं काम करने में माल फंक्शनिंग हो रहा है, उसका काम करने में प्रॉब्लम आ रहा है, जिसके कारण बॉडी में ब्लड का शुगर ज़्यादा हो जाता है। ये अलग बात है कि डॉक्टर फिर बोल देते हैं कि ये मत, क्योंकि प्रॉब्लम हो चुका है अगर आपको, तो आप अगर ऊपर से उसका इंटेक करते हो ना तो प्रॉब्लम और ज़्यादा गहरा जाएगा, ये इफेक्ट जरूर होगा। लेकिन किसी को शुगर खाने से होता है ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब मिथ से हम लोगों को साइंस पढ़ने के बाद हटना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अच्छा, एक ये पेनक्रियाज के साथ ये बात भी आपका जानना जरूरी है कि ये जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह काम करता है। ये भी एक सवाल आपको कॉमनली पूछा जाता है इस चैप्टर में कि देयर आर सम ग्लैंड्स विच नेम 2 ग्लैंड्स विच कैन एक्ट बोथ एज एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्योंकि पेनक्रियाज जो है पैनक्रियाटिक जूस यानी कि एंजाइम भी सिक्रीट करता है, ठीक है, और उस समय वो एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। लेकिन इंसुलिन हार्मोन भी सिक्रीट करता है, इस समय ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। तो ये दोनों की तरह काम करता है, और क्यों काम करता है ये आपको पता होना चाहिए। उसी तरह से हमारा टेस्टिस और ओवरी भी है, ये हार्मोन भी सिक्रीट करता है और साथ में आपको टेस्टिस स्पर्म बनाने का काम करता है, जो कि नली से डक्ट में जाता है, इस वजह से इसको एक्सोक्राइन भी बोलते हैं। और हार्मोन भी सिक्रीट करता है,
इसलिए इसको एंडोक्राइन भी बोलते हैं, ठीक है। टेस्टिस तो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ मेल और ओवरी रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फीमेल, और टेस्टिस से आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, जबकि ओवरी से आपको एस्ट्रोजन और एक दूसरा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी सिक्रेट होता है। और इसका काम है कि स्पर्म का सिक्रेशन में, स्पर्म के फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसी तरह से ये फीमेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये चार्ट भी आपको याद रहना चाहिए। बुक में तो थोड़ा ज़्यादा शब्दों में है, यहाँ पे चार्ट वाइज आपको ड्राइंग के साथ है, कहाँ किसका पोजीशन है उसको आप ध्यान दे देंगे। और ये इसमें लेबलिंग उतना फिर भी नहीं आता है, लेकिन वो चार्ट आपको याद होना चाहिए पोजीशन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हमारा इसमें आ जाता है लास्ट टॉपिक, आपको एक तरह से है फीडबैक मैकेनिज्म, जिसको बोलते हैं फीडबैक। ये वर्ड क्या कहलाता है कि मतलब किसी भी काम को करने के साथ उसके साथ एक सपोर्ट सिस्टम रहता है ताकि वो काम सही तरीके से हो सके, ठीक है ना। उसी को हम लोग फीडबैक। तो हमारे बॉडी में तो इतनी इम्पॉर्टेंट काम हो रहे हैं, इतने इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हो रहे हैं ऑलवेज, तो उनको कंट्रोल करने के लिए और कोई प्रॉब्लम ना आए इसलिए एक मैकेनिज्म, एक तरीका काम करते रहता है, जिसको कि हम लोग फीडबैक मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। जैसे ये इंटरनल इन्वायरमेंट को मैनेज करने का काम करता है। और एक एग्जांपल जिसका है ब्लड शुगर रेगुलेशन। अगर शुगर लेवल हमारे बॉडी में हाई होने लगता है तो पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन को रिलीज करने लगता है ताकि वो शुगर को कन्वर्ट करे, ठीक है ना, और शुगर का लेवल कंट्रोल में रहे। और शुगर लेवल अगर कम हो जाता है हमारे बॉडी में तो भी हमें प्रॉब्लम होने लगता है, और उस समय जो है वो इंसुलिन के सिक्रेशन को रोक देता है ताकि शुगर जो है शुगर के रूप में ही हमारे बॉडी में रहे, ताकि हमें एनर्जी मिलती रहे। तो ये कैसे कंट्रोल हो, कब कितना हार्मोन सिक्रीट होना है, कितना एंजाइम सिक्रीट होना है, अगर ज़्यादा हो गया तो कम करना है, कम हो रहा है तो ज़्यादा करना है, अपनी भर हमारा बॉडी भी इसमें लगा हुआ रहता है। और ये मैकेनिज्म ही हमारा फीडबैक मैकेनिज्म कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें कि यहाँ पे आपको इसके वीडियो के अंत में यहाँ पे कुछ डिफरेंसेज के बारे में बात की गई है, जो डिफरेंसेज आपके लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं। और एट लीस्ट आई थिंक 2 और 3 पॉइंट्स यू शुड रिमेंबर, ताकि क्योंकि एग्जाम में आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चंस मेनली आते हैं इस तरह के, तो 3-3 पॉइंट अगर आपको याद हैं इन चार्ट को आप देखिएगा, जो पढ़ाया गया है उसी से रिलेटेड है। अगर आपको 3-3 पॉइंट याद हो जाते हैं मिनिमम तो दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। क्योंकि आपको 3 मार्क्स 4 मार्क्स में तो आपको या तो केस बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो अलग ये है, इससे आप इतना कम से कम मिनिमम याद कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से इन डिफरेंसेस के साथ ये चैप्टर का मेन पॉइंट्स मैं ख़त्म करती हूँ। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन एंड प्रिपरेशन।